कूलाम के नियम में बच्चों आपने देखा है अभी कि कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच तो कार्य करता है और कितना करता है उसका परिमाण हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R स्क्वायर इंटू R कैप। किंतु जब कोई आवेश कई आवेशों के बीच में स्थित हो तो हर एक आवेश जो है उस आवेश पर बल लगाएगा, तो वह बल कितना होगा, क्योंकि बल एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, और सदिश राशि में जो है दिशा का ध्यान देना पड़ता है। तब वहां पर जो है कूलाम के नियम से बहुत सारे आवेशों के बीच घिरे हुए किसी आवेश पर लगने वाले बल को ज्ञात करना संभव नहीं है। तब हम अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। तो अब आपको जानना होगा कि अध्यारोपण का सिद्धांत है क्या। तो अध्यारोपण का सिद्धांत बहुत ही आसान है, हमने लिखा भी है, और इसको आप समझना चाहें तो आसानी से समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे हमारे पास एक आवेश है Q1। अब यह Q1 Q2 Q3 मिलकर एक निकाय बना रहे हैं। हम यहाँ यह देखेंगे कि आवेश Q1 पर Q2 भी बल लगाएगा, आवेश Q1 पर आवेश Q3 भी बल लगाएगा, लेकिन आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाले बल की दिशा आप देख रहे हैं, और आवेश Q3 के कारण आवेश Q1 पर लगने वाले बल की दिशा आपको जो है दिखाई दे रही है। तो परिणामी बल Q1 पर क्या होगा, इसको अध्यारोपण के सिद्धांत से बड़े आसानी से समझाया जा सकता है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है कि किसी आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर अन्य आवेशों के कारण अलग अलग सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। इसको हम गणितीय रूप में जो है दिखाने का प्रयास करें। ये देखिए आपका मूल बिंदु है। किसी भी आवेश का अगर स्थिति सदिश हमें व्यक्त करना है तो मूल बिंदु के सापेक्ष करते हैं। आवेश Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 है। आवेश Q2 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश जो है R2 है, और आवेश Q3 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R3 है। किंतु अगर हम देखें कि आवेश Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या होगा, तो हमने यहाँ माना है कि Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश R12 होगा तथा Q3 आवेश के कारण Q1 का स्थिति सदिश R13 है। तब हम देखें कि आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर लगने वाला बल जो है अर्थात वैद्युत बल F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R12 स्क्वायर R कैप। इसी प्रकार आवेश Q3 के कारण आवेश Q1 पर लगने वाला बल F13 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R13 स्क्वायर R कैप। तो अध्यारोपण का सिद्धांत यह कहता है कि जो आवेश Q2 पर लगा रहा है, जो आवेश Q3 पर लगा रहा है, किस पर, Q1 पर, तो Q1 पर लगने वाला कुल बल अर्थात नेट बल अगर देखें तो F1 बराबर F12 प्लस F13 होगा। यही अध्यारोपण का सिद्धांत हुआ। इसी प्रकार अगर हम बच्चों मान लें कि आवेश Q1 जो है यह आवेशों के बीच घिरा हुआ है, तब उस पर कितना बल लगेगा, तो आवेश Q1 पर नेट बल F1 बराबर F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F1n होगा। इस तरह से हम अध्यारोपण के सिद्धांत से अब आपको जो है कि यह बात समझाई जा सकती है कि जब कोई
आवेश कई आवेशों के बीच जो है घिरा हुआ हो, तो वहां पे कूलाम के नियम का प्रयोग न करके आप जो है कहने का मतलब है कि अलग अलग जो है आवेशों के कारण लगने वाले बल का परिमाण पता करेंगे, दिशा पता करेंगे। इसके बाद आप जो है कि यह देखेंगे कि वहां पे लगने वाला जो नेट बल है उस आवेश पर, उस पर अध्यारोपण का सिद्धांत आपको लगाना ही होगा। अच्छा बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। आगे चलते हुए अगर देखें तो हम आपको बताना चाहते हैं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होता है, देखिए वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है। जैसे आप जानते हैं कि अगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्वतः ही कुछ चीजों को उत्पन्न कर देती हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश क्या उत्पन्न करता है? सूर्य क्या उत्पन्न करता है? प्रकाश। और वह किसी एक डायमेंशन में न करके बल्कि चारों तरफ करता है। अगर यहाँ पे एक फूल रख दिया जाए तो उससे जो सुगंध निकलती है वह सुगंध भी वन साइडेड ना होके, वन डायमेंशन ना होके, बल्कि सराउंडिंग्स होती है, चारों तरफ होती है। ठीक उसी प्रकार से आप समझ रहे हैं कि प्रकाश सूर्य उत्पन्न कर रहा है, सुगंध जो है एक फूल उत्पन्न कर रहा है। उसी तरह से विद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए आवेश भी हो सकता है अथवा आवेश का समुदाय भी हो सकता है। समुदाय मीन्स मतलब कई आवेश मिलकर भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, विद्युत का जो क्षेत्र होता है वह एक लिमिटेड एरिया होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ अगर एक बल्ब जला दिया जाए तो प्रकाश का एक दायरा बनेगा, लेकिन अगर यहीं पे 10 उसी तरह के बल्ब जला दिए जाए तो प्रकाश का दायरा और भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन यह दायरा इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा, बल्कि जो है एक निश्चित एरिया होगा। तो किसका एरिया कहाँ से प्रारंभ होता है? इसके लिए हम धन परीक्षण आवेश Q0 प्लस Q0 की कल्पना करते हैं। धन परीक्षण आवेश, परीक्षण की अंग्रेजी होती है टेस्ट। तो टेस्ट वाली चीज क्वांटिटी में बहुत ज्यादा नहीं होती है। जैसे आपके सामने कोई डिश रख दिया जाए और उसको कहा जाए प्लीज इसे टेस्ट करिए, तो पूरा डिश खा के थोड़ा टेस्ट बताना है। आपको उसमें से क्वांटिटी थोड़ी सी लेनी पड़ती है, लेकिन वह क्वांटिटी आपके पेट को जो है कितना भरती है ये आपको मालूम होगा। अर्थात उस क्वांटिटी से आप स्वाद तो बता सकते हैं, लेकिन उस क्वांटिटी का आपके पेट के भराव पर कितना इफेक्ट पड़ा यह नथिंग के बराबर हुआ। उसी तरह से धन परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जिसका परिमाण अत्यंत कम होता है और इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परिमाण भी बहुत ही कम होता है। अर्थात यह मूल वैद्युत क्षेत्र को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है। तो उसी तरह से अगर मान लिया जाए कि धन परीक्षण आवेश Q1, Q2, Q3 के अगर बीच में यह स्थित है, इस पर निश्चित है कूलाम थ्योरी के अनुसार आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अर्थात ये आप कह सकते हैं, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र को परिभाषित कर सकते हैं कि किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत स्थित, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत स्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो है परीक्षण आवेश पर अगर लगता है तो वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक बार फिर से सुनिए, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत स्थित धन परीक्षण आवेश पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य